तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर, अभी गायनी के कैंसर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कैंसर है सर्विक्स कैंसर। तो सर्विक्स अपनी को पता है यूट्रस का पार्ट होता है, यूट्रस का सबसे लास्ट पार्ट होता है सर्विक्स, सबसे ऊपर फंडस, देन बॉडी, देन सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स वेजाइना से टच रहता है, ठीक है। सर्विकल कैंसर ये ऐसा होता है, आपको इमेज में दिख रहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर को स्टार्ट करने से पहले हम सर्विक्स के बारे में दो चार चीजें जान लेते हैं। जैसे वैसे तो आपने गायनी में सारी चीजें पढ़े होंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सर्विक्स की लेंथ, कि सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है। इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, आप सभी को पता है, ठीक है। अब सर्विक्स दो टाइप का होता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। जो सर्विक्स होता है ना, ये जो सर्विक्स है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले ऊपर वाला सर्विक्स, एक नीचे वाला सर्विक्स। जो ऊपर वाला सर्विक्स होता है उसको बोलते हैं हम एंडो सर्विक्स, और लोअर वाले पार्ट को बोलते हैं हम एक्टो सर्विक्स, ठीक है। एंडो यानी अपर पार्ट, एक्टो यानी लोअर पार्ट, ठीक है। ये आपने गायनी में पढ़ा होगा। जो एक्टो सर्विक्स होता है वो स्क्वेमस टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो एक्टो बोल लिखना था। जो अपना एक्टो सर्विक्स होता है ना, ये स्क्वेमस टिश्यू से मिलके बना होता है, ठीक है। और जो एंडो पार्ट होता है ये कोलुमिनर टिश्यू से मिलके बना होता है, ठीक है। ये मिलके बना होता है कोलुमिनर टिश्यू से, ठीक है। तो जो स्क्वेमस टिश्यू होता है ये प्रेजेंट होता है वेजाइना का, वेजाइना का टिश्यू होता है। वही जो कोल्यूमिनर टिश्यू होता है ये पार्ट होता है आपका यूट्रस का, ठीक है। ये चीज आप गायनी में पढ़ चुके होंगे, एक बारी दोबारा से देख लेते। देखो ये आपका सर्विक्स है, ये आपकी यूट्रस है जिसके अंदर ऐसा सर्विक्स है। सपोज कर लो दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेजाइना, ठीक है, वेजाइनल कैनाल। तो जो अपर वाला जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम एक्टो सर्विक्स, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एंडो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स मिलके बना होता है सेम टिश्यू से जिससे वेजाइना बनी होती है, ठीक है, यानी स्क्वेमस टिश्यू से। वही एंडो सर्विक्स मिलके बना होता है सेम टिश्यू से जिससे यूट्रस बना होता है, यानी कोल्यूमिनर टिश्यू से, ठीक है, कोल्यूमिनर टिश्यू से। ओके। तो जब एक ही पार्ट में दो टाइप के टिश्यू हो गए, तो सपोज करो ये सर्विक्स है, यहां तक सपोज करो यहां तक है अलग टाइप के टिश्यू, और ऊपर है अलग टाइप के टिश्यू। तो अगर एक टाइप के टिश्यू होते हैं तो उन दोनों के अंदर ज्वाइन अच्छे से हो जाता है, अच्छे से आप अपने एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। लेकिन अगर एक ही ऑर्गन पे, एक ही साइट पे दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट हो गए तो वे अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाते। उनके अंदर एक मिनिमम छोटा सा गैप प्रेजेंट जरूर रह जाता है। वहां पे इस गैप की वजह से क्या होता है, इनके अंदर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन यानी रबिंग होती है। तो जब भी रबिंग होएगी तो यहाँ पे क्या होएगा, इरिटेशन होगी, इस टिश्यू के अंदर इरिटेशन होगी, और बार बार फ्रीक्वेंट यहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से, स्टिमुलेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इज द बेस्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल कैंसर। इसको बोलते हैं हम स्क्वेमो-कोलुमिनर जंक्शन, ठीक है। एक्टो स्क्वेमस और कोलुमिनर के बीच का जो जंक्शन होता है, जहां पे ये दोनों टाइप के टिश्यू मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्क्वेमो कोल्यूमिनर जंक्शन, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट है सर्वाइकल कैंसर की, ठीक है। और इस
जंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। इसी जंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। इसी जंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या था भाई, एक सर्विक्स होता है जहाँ के कैंसर की हमने डिस्कशन करनी है। तो सर्विक्स जो होता है ना, यूट्रस का पार्ट होता है। जो सर्विक्स के ऊपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर कोलुमनर टिश्यू होते हैं, सेम टिश्यू जो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर सेम टिश्यू जो वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी स्क्वेमस टिश्यू। ठीक है, तो ये जब टिश्यू एक ही ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है तो आपस के बीच के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जाता है और इसी गैप के अंदर से कैंसर डेवलप होता है। इस गैप को हम बोलते हैं स्क्वेमो कोल्यूमनर जंक्शन। स्क्वेमो मतलब स्क्वेमस टिश्यू, कोल्यूमनर मतलब कोल्यूमनर टिश्यू, जंक्शन यानी यहाँ पे ये जुड़ते हैं। और इस जंक्शन को हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी कभी कभार बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सर्वाइकल कैंसर की एनाटॉमी। तो इसके अंदर लिखते हैं, एक दो लाइन लिखते हैं। इट इज स्लो ग्रोइंग नियोप्लास्टिक चेंजेस ठीक है, स्लो ग्रोइंग न्यूप्लास्टिक चेंजेस मेनली एट स्क्वेमो कोल्यूमनर जंक्शन ऑफ सर्विक्स। एक ऐसा कैंसर जो स्लो ग्रो है और जहां पे न्यूप्लास्टिक चेंजेस होते हैं, कहां पे, जंक्शन पे, एट स्क्वेमो कोल्यूमनर जंक्शन। ठीक है, ये चीज। और जो ये कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, ये ज्यादातर होता है, ठीक है, ये इसका स्लो ग्रो होता है। तो स्लो ग्रो होता है तो इसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है। ठीक है, हाई प्रोग्नोसिस। क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ होती है स्लो। ठीक है, और ये अपने आसपास के टिश्यूज के अंदर स्प्रेड हो जाता है। जैसे सर्विक्स ऊपर स्प्रेड हो जाएगा डायरेक्टली ये मान लो सर्विक्स के ऊपर क्या है, यूट्रस में, नीचे वेजाइना में हो सकता है, अपने पीछे और टिश्यूज के अंदर हो सकता है, जैसे अपने ओवरी के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इट कैन स्प्रेड मेटास्टेसाइज टू it can metastasize to surrounding tissue by direct invasion या जिसको बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेजन या इनफिल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या इनफिल्ट्रेशन एंड ऑल्सो बाई डिस्टेंट मेटास्टेसिस। जो सर्वाइकल कैंसर है वो दूर तक भी जा सकता है और नियर बाई टिश्यू जैसे यूट्रस और ओवरीज के अंदर जा सकता है। और दूर तक ये कहाँ पे जा सकता है, जैसे लंग्स के अंदर चला जाएगा, लीवर के अंदर चला जाएगा, और जाने को ये बोन के अंदर भी चला जाएगा। अगर सराउंडिंग टिश्यू की बात करें तो ये जैसे सबसे पहले तो जाएगा अपनी यूट्रस के पास और यूट्रस से होता हुआ चला जाएगा ओवरी के पास। इस तरह से ये मेटास्टेसाइज होएगा। ठीक है, यूट्रस और अपना ओवरी के अंदर मेटास्टेसाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये था आपका सर्वाइकल कैंसर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी ईटियोलॉजी की। तो भाई सभी को पता है सर्वाइकल कैंसर की ईटियोलॉजी। इसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है,
उसका नाम है HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये HPV होता है ना, इसके साथ अगर कोई फीमेल का परसिस्टेंट, ठीक है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो किसी कोई भी फीमेल, एक सेकेंड, अगर कोई भी फीमेल इस HPV इन्फेक्शन के साथ उसको परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहे तो उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जो ये HPV होता है ना, इस बैक्टीरिया की काफ़ी सारी वेरिएंट होती है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर कोज करने वाला मेनली 2 वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, HPV टाइप 16 एंड टाइप 18। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद इसको कहा जाता है, दिस इज द कोज ऑफ HPV इज द कोज ऑफ 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर, 80%। ठीक है, और इसको कीजिए आप हाईलाइट। ये 80% कोज का 80% कैंसर का कोज होता है HPV इन्फेक्शन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से किसी फीमेल लगातार अगर अफेक्ट रहती है तो उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ठीक है, ओके, 80% कोच। ठीक है, अब बात करते हैं अनदर कोच का, जिसके अंदर आता है अर्ली फर्स्ट इंटरकोर्स। कोई भी फीमेल, अगर कोई भी फीमेल का फर्स्ट इंटरकोर्स यंग एज के अंदर हो जाता है तो उसके अंदर भी हाई रिस्क रहता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर होगा। और अर्ली एज की भी बात करें कि लेस देन 16 ईयर, अगर किसी फीमेल का फर्स्ट इंटरकोर्स लेस देन 16 ईयर के दौरान हुआ है तो उसके अंदर भी हायर रिस्क होता है, उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर होगा। उसके बाद अगर कोई फीमेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है किसी फीमेल के, तो उसके अंदर भी काफ़ी हायर रिस्क रहेगा कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ठीक है, या कोई फीमेल के पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, पार्टनर विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, या किसी फीमेल के पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, तो भी उस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। कोई फीमेल अगर सिगरेट स्मोकिंग करती है तो वो भी रिस्क पे है सर्वाइकल कैंसर होने के। ठीक है, इफ अ फीमेल इज डूइंग सिगरेट स्मोकिंग देन शी इज ऑल्सो एट रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सिगरेट स्मोकिंग, ओके। उसके बाद अगर कोई फीमेल के अंदर हुई है मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो वो भी रिस्क पे है सर्वाइकल कैंसर के। अब आप पूछोगे मल्टीपल प्रेगनेंसी से कैसे रिस्क होती है। देखिए, अगर कोई फीमेल, सपोज करो किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो जब डिलीवरी होती है सर्विक्स के अंदर क्या हो जाता है, डायलेक्शन एंड एफेसमेंट होता है, आपने गायनी में पढ़ा होगा। तो सर्विक्स के अंदर बार बार स्टिमुलेशन होता है, सर्विक्स डायलेट होता है और स्ट्रेच होता है। तो हर बार डिलीवरी पे डायलेट होता है, स्ट्रेच होता है, तो लंबे टाइम तक अगर उसने कई बार ऐसे डिलीवरी कोच कर दी है, ऐसे डिलीवरी हो चुकी है उसकी, तो उस पेशेंट के अंदर रिस्क पे रहेगा सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स को ओवर स्टिमुलेशन मिल चुकी है। और कभी भी किसी ऑर्गन को ओवर स्टिमुलेशन मिलती है तो वो ऑर्गन रिस्क पे हो जाता है कैंसर के। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगर कोई फीमेल ले रही है OCP एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी,
अगर कोई फीमेल ओसीपी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है तो उससे वो फीमेल भी रिस्क पे है सर्वाइकल कैंसर की। तो ओसीपी की देखो एक खास बात है, ओसीपी की का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं जिसके अंदर कॉम्बिनेशन आता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, ये ओसीपी 2 कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करती है और 2 कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करती है। ये सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करती है और साथ में सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को भी इंक्रीज करती है। लेकिन ओसीपी की वजह से एक तो अपना ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज होता है और साथ में एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क डिक्रीज होता है। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ओसीपी की वजह से 2 कैंसर का रिस्क बढ़ता है और 2 कैंसर का रिस्क घटता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर भी एक हार्मोन आता है डाई इथाइल एस्ट्रोइडल हार्मोन। वो एक काफी एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है जो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। क्या नाम है? DES बोलते हैं, डाई इथाइल एस्ट्रोजन स्टेरॉइडल, डाई इथाइल एस्ट्रोजन स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है। लिख देता हूं भाई याद रखने के लिए, DIS डाई इथाइल, डी से डाई इथाइल, ठीक है, एस से डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, एक टाइप का सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है बस, ठीक है। डाईइथाइल स्ट्रीबोल जो भी है ये, डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, ठीक है, डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल जो भी है, ओके। ये चीज अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। पहले कुछ हाईलाइट कर लेते हैं चीजें इसके अंदर। सबसे पहले तो ओसीपी विल इंक्रीज ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर एंड डिक्रीज ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। एचपीवी, ठीक है, बस, ठीक है। रिस्को कोलुमनर जंक्शन, इसको भी कर लो हाईलाइट, बस। अब बात हम करते हैं डायग्नोसिस की। तो देखिए, डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो सर्वाइकल कैंसर के अंदर हम अक्सर करते हैं, जिसका नाम होता है पेप स्मीयर, ठीक है, पेप स्मीयर, ठीक है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। क्या है ये? एक टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब पेप स्मीयर के बारे में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। सेकंड, ये किस एज पे स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है 21 ईयर पे, स्टार्टेड एट 21 ईयर। 21 साल की फीमेल के अंदर पेप स्मीयर का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पेप स्मीयर 21 साल पे स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है, पेप स्मीयर एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं कब कब करते हैं। अगर फीमेल की बात करते हैं, पेप स्मीयर का जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, वो लेटेस्ट गाइडलाइन ये कहती है, अगर फीमेल की एज, बिल्कुल मैं लेटेस्ट गाइडलाइन आपको बता रहा हूं, अगर फीमेल की एज है 21 से लेके 29 ईयर, तो हम क्या करेंगे? एवरी 3rd ईयर पे पेप स्मीयर कराएंगे। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल की एज है, किसी फीमेल की एज है 30 से लेके 65 ईयर तक, तो उस केस के अंदर उस फीमेल का हम पेप स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे। वी डू पेप स्मीयर एग्जामिनेशन एवरी 5th ईयर, ठीक है। और दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे? अगर 21 से 29 ईयर है तो एवरी 3rd ईयर, ठीक है। और अगर फीमेल की एज 30 से 65 है तो हम पेप स्मीयर करेंगे एवरी 5th ईयर, ठीक है। और ये पेप स्मीयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जो 30 से 35 ईयर की कोई फीमेल है, इसके अंदर हम पेप प्लस
HPV टेस्ट करेंगे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए टेस्ट, दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे हर 5 साल पे, एवरी 5th ईयर पे हमने करना है पेप्समियर टेस्ट प्लस HPV टेस्ट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम कब से स्टार्ट कर देते हैं, हाईलाइट कीजिए हर चीज को। 21 साल पे ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके अंदर अगर 21 से 29 ईयर एज है तो एवरी 3rd ईयर करना है, अगर एज 30 से 65 है तो एवरी 5th ईयर करना है। दीज ऑल आर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, कम्युनिटी का MCQ है कि पेप्समियर जो टेस्ट है, जो पेप्समियर एग्जामिनेशन है, ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो ये क्या ये प्राइमरी लेवल को प्रिवेंशन के अंदर आता है या सेकेंडरी या टर्शरी। तो जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं वो सभी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। ठीक है, पेप्समियर करने की भाई सबसे पहले देखिए, पेप्समियर एग्जामिनेशन करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए। ये होता है एक आयरे स्पैचुला, देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, दिस इज आयरे स्पैचुला, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इस तरह का स्पैचुला होता है, 2-3 बार नोट सेट में पूछा गया है, ये आयरे स्पैचुला होता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, पेप्समियर एग्जामिनेशन करते हैं। कैसे, हम सबसे पहले भाई 24 घंटे से ज़्यादा पहले हमने क्या करना है, जैसे कल हमारे किसी पेशेंट का पेप्समियर एग्जामिनेशन होना है तो हमने क्या करना है, मोर देन 24 आवर पहले ना, मतलब एक दिन पहले ही एक बारी वेजाइनल डोफिंग करके वेजाइना को अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद हमने ये आयरे स्पैचुला डाल के थोड़ा सा रोटेट करके 360 डिग्री रोटेट करके वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम करते हैं पेप्समियर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीज ओके। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस के अंदर सेकंड टेस्ट जो है बायोप्सी। अगला टेस्ट है बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी ले लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। तीसरा टेस्ट है हमारे पास कोल्पोस्कोपी, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे किसका, सर्विक्स का और वेजाइना का। कोल्पोस्कोपी, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स प्लस वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना का फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसको कोल्पोस्कोपी बोलते हैं। ओके, उसके बाद कोल्पोस्कोपी के बाद हम कर सकते हैं यहाँ पे फीगो स्टेजिंग, FIGO स्टेजिंग। तो फीगो स्टेजिंग कुछ नहीं होती, ये बताते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ तक फैल चुका होता है। ठीक है, तो गायनी के कैंसर के अंदर फीगो स्टेजिंग हम करते हैं। ठीक है, फीगो स्टेजिंग के अंदर अपने को ये पता चलता है भाई स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कि कैंसर कहाँ तक मेटास्टेसाइज कर चुका है, ये चीज़ हम करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स, तो देखो सबसे अर्ली और सबसे कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर देखो, जब भी कैंसर होता है, मैलिग्नेंट कैंसर होता है, तो कभी भी पेन नहीं होता है, हमेशा जो भी चीज आएगी ना हमेशा पेनलेस रहेगी। तो पेशेंट के अंदर होएगी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, और ये पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग 2 टाइम पे हो सकती है, एक तो पोस्ट कोइटल और एक पोस्ट मेंस्ट्रुअल। ठीक है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, और इसको करो पूरे को हाईलाइट। ठीक है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल। और पोस्ट कोइटल को ही हम बोलेंगे दिस इज मोस्ट कॉमन एंड दिस इज ऑल्सो एन अर्ली साइन।
ठीक है। ये मोस्ट कॉमन भी साइन है और एक अर्ली साइन भी है। कौन सा? पोस्ट कोइटल पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। पोस्ट कोइटल का मतलब क्या होता है? आफ्टर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स अ पेशेंट मे हैव पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल मतलब पेशेंट का ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होने के बाद मेंस्ट्रुएशन के, उसके बाद पेशेंट को पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो दिस इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल। उसके बाद हो सकता है पेशेंट को ड्रेनेज, पेशेंट को डिस्चार्ज हो सकता है फाउल स्मेली, ठीक है। पेशेंट को फाउल स्मेली, सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज देखने को अपने को मिल सकता है पेशेंट को पर वेजाइनल, ठीक है। वेजाइना के रास्ते से पेशेंट को फाउल स्मेली प्लस में सीरोसैंग्विनस, ठीक है। सीरो मतलब सीरम और सैंग्विनस मतलब लाइट पिंक कलर का ब्लडी, ठीक है। इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा डिस्पेरियूनिया, यानी पेनफुल इंटरकोर्स। यानी पेशेंट जब भी इंटरकोर्स करेगी तो उस टाइम पे पेशेंट को पेन फील होएगा। दिस इज डिस्पेरियूनिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स के अंदर जब कैंसर का साइज बढ़ेगा तो इस सर्विक्स का कैंसर पीछे अपने ब्लैडर को भी कंप्रेस करेगा, जिससे पेशेंट को क्या होगा, यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, जैसे डिसयूरिया। पेशेंट के अंदर डिफिकल्टी इन यूरिनेशन देखने को मिलेगी। पेशेंट को पेनलेस हेमेचूरिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। पेनलेस हेमेचूरिया, अरे पेन हेमेचूरिया नहीं, ये है पेनलेस हेमेचूरिया। पेनलेस हेमेचूरिया यानी यूरिन के अंदर ब्लड। पेनलेस हेमेचूरिया, ठीक है। पेशेंट के अंदर पेनलेस हेमेचूरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद जब कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल एडवांस स्टेजेस के अंदर पहुंच जाता है, लेटर स्टेजेस के अंदर, तब पेशेंट को देखने को मिलेगा पेन, ठीक है। पेशेंट को पेन फील होएगा कब? जब कैंसर बिल्कुल लेट स्टेज के अंदर पहुंच जाएगा, एडवांस स्टेज के अंदर पहुंच जाएगा। तो पेन कहाँ पे देखने को मिल सकता है? पेल्विस के अराउंड देखने को मिल सकता है, लोअर बैक के अंदर देखने को मिल सकता है, और लेग के अंदर देखने को मिलता है। और ये सारे सिम्टम्स है लेट साइन, ठीक है। दीज ऑल आर लेट सिम्टम्स, ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्लिनिकल फीचर हो गए, डायग्नोसिस हो गए। डायग्नोसिस पहले ही कर लिया हमने, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के बाद अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। तो देखिए, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले पेशेंट के अंदर हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी के साथ हम एक चीज होती है कि वैक्सीन दे सकते हैं। सबसे पहला होगा कीमोथेरेपी। सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक वैक्सीन लगा सकते हैं। एम्स नोरसेट 2021 के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है, पहला नोरसेट था, उसी के अंदर एमसीक्यू आया था कि इस गार्डासिल वैक्सीन को किस यूज के लिए, किस चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन देते हैं हम, जिसका नाम होता है एक वैक्सीन होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए, ठीक है, HPV वैक्सीन, जिसका नाम होता है गार्डासिल। गार्डासिल नाम से एक वैक्सीन होती है, ठीक है। और इसको कीजिए आप हाईलाइट। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन होती है गार्डासिल
ठीक है। इस गार्डासिल वैक्सीन की कुछ बातें हम एक बार इंपॉर्टेंट है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस वैक्सीन को दिया जाता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ये एचपीवी वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर 8 से लेकर लगभग 10 ईयर्स तक, ठीक है। 8 से 10 ईयर तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कौन सी वैक्सीन? गार्डासिल वैक्सीन, ठीक है। अब गार्डासिल वैक्सीन की अगर मैं छोटी सी चीजें और देख लेता हूं, इसकी टाइप कितनी होती है? जो गार्डासिल वैक्सीन होती है ना, इसके ज्यादातर 2 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं इंडिया के अंदर। एक तो गार्डासिल 4, एक होता है गार्डासिल, एक तो गार्डासिल 4 हो गया, एक गार्डासिल 9, ठीक है। जो गार्डासिल 4 होता है ये 4 टाइप के वेरिएंट से बचाता है, और वही गार्डासिल 9 है ये पेशेंट को 9 टाइप के वेरिएंट से बचाता है। 9 टाइप के ह्यूमन पेपिलोमा के वेरिएंट से उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रोटेक्ट 4 टाइप ऑफ वेरिएंट्स, और वही जो गार्डासिल 9 है ये प्रोटेक्ट करती है 9 टाइप ऑफ वेरिएंट से, ठीक है। किसी भी पेशेंट के अंदर अगर हम गार्डासिल 9 लगाएंगे तो उसके अंदर 9 टाइप के वेरिएंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होएगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसके अंदर देते हैं गार्डासिल। अब मैं बात करता हूं गार्डासिल की इंडिकेशन किसके अंदर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी वोमेन के अंदर गार्डासिल हम दे सकते हैं जिसकी एज 9 से लेकर 45 ईयर के बीच में है, ठीक है। 9 से लेकर 45 ईयर के बीच में हम देते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी डोज की। गार्डासिल की डोज कितनी होती है? डोज डिपेंड करती है एज पे। इफ अगर एज है 9 से लेके 14 तक, 19 से लेकर 14 साल तक की अगर किसी फीमेल की एज है तो हम क्या करते हैं, 2 डोज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहीं अगर किसी फीमेल की एज है 15 से लेके 45 के बीच में तो हम इस फीमेल के अंदर 3 डोज प्रोवाइड करते हैं। 3 डोज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पहली डोज हमने 0 मंथ पे दे दी, कभी भी दे देंगे। जैसे सपोज करो आज देनी है किसी को तो आज के दिन को 0 मंथ माना जाएगा, ठीक है। फिर अगली उसके 6 से 12 महीने बाद, ठीक है। और अगर किसी को 3 डोज देनी है तो जिस दिन दी उसको 0 मंथ कंसीडर करेंगे, अगले को हम 1 से 2 मंथ कंसीडर करेंगे, 102 मंथ बाद, और उसके फिर 6 मंथ बाद। इस तरह से हमने करनी है 3 डोज। अब ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इसको करो आप हाईलाइट। ठीक है, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम करते हैं सर्जरी। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। तो सर्जरी के अंदर सबसे पहली सर्जरी होएगी, सबसे छोटी सर्जरी। तो जिस पहली से सबसे छोटी सर्जरी है वो है लेजर सर्जरी। देखिए, अगर सर्वाइकल एरिया के अंदर विजिबल ट्यूमर है, यानी अपने को आप आराम से हमने क्या करा, कोल्पोस्कोपी करी और उसके अंदर दिख गई सामने बिल्कुल छोटी छोटी विजिबल ट्यूमर है, वो आसपास कहीं पे मेटास्टेसाइज नहीं हुई है, बिल्कुल छोटी है साइज में, अभी इनिशियल स्टेज है, तो हम लेजर थेरेपी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे यूज्ड इन
विजिबल ट्यूमर्स। जो कोल्पोस्कोपी करने के बाद अगर ट्यूमर दिखने लग रही है आपको सामने ये ट्यूमर है, तो तब हम करेंगे लेजर थेरेपी। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि बीम को डाल के अफेक्टेड एरिया ना, सपोज जहां पे ट्यूमर है ना उसके ऊपर हम बीम को डालते हैं, लेजर बीम को डालते हैं और लेजर बीम उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है, ये एक मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है जिसके अंदर ब्लीडिंग सबसे कम से कम होती है। भाई लेजर के अंदर तो ब्लीडिंग होती ही नहीं, लेजर के अंदर क्या होएगा, मिनिमम ब्लीडिंग होएगी, मिनिमम इन्वेजन होएगा और सबसे बेस्ट है इनिशियल स्टेज की ट्यूमर्स के लिए। ठीक है, यूज्ड इन विजिबल ट्यूमर। इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, लेजर बीम इज प्लेस्ड ऑन अफेक्टेड एरिया। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो ये मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है, सेकंड है मिनिमम ब्लीडिंग होएगी यहां पे। ठीक है, यहां पे होएगी मिनिमम ब्लीडिंग। ओके, ये है लेजर। उसके बाद अगर फिर अब क्या हुआ, ट्यूमर का साइज थोड़ा और बढ़ गया है, अब यहां पे हम करेंगे क्रायो सर्जरी। ठीक है, क्रायो सर्जरी देखिए, ये होता है क्रायो सर्जरी के लिए प्रोब। इस प्रोब को यूज किया जाता है क्रायो सर्जरी करने के लिए, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, क्रायो सर्जरी का ये तो प्रोब है, दिस वन इज द प्रोब। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोब की जो टिप होती है ना इस टाइप की होती है। हमने क्या करना है, इसके अंदर पेशेंट की सर्विकल एरिया के पास ये प्रोब को ले जाके वहां पे सुपर कूल्ड, बिल्कुल सुपर कूल्ड गैस को डाल देना है। उससे क्या करेगा, यहाँ पे इस सारे एरिया को नेक्रोटाइज कर देंगे वो सुपर कूल्ड गैसेस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रायो सर्जरी। ठीक है, देखो क्रायो सर्जरी का कंसेप्ट क्या है कि जब भी कोई भी सुपर कूल्ड लिक्विड अगर हमारे टिश्यू को टच करता है तो वो टिश्यू उस एरिया की सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट और वाटर सब एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है वो एरिया पूरा का पूरा नेक्रोटाइज हो जाता है। जैसे हम अगर कोई मिनिमम -40-50 डिग्री पे अगर हम क्या करते हैं, किसी मेटल को टच कर लेते हैं तो अपना हाथ वहां पे चिपक जाता है और अगर हम नहीं छुड़ा पाते तो वो एरिया नेक्रोटाइज हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को लेके हमने क्रायोथेरेपी बनाई। हमने कुछ ऐसे गैसेस का यूज किया जो बिल्कुल ही -50-60 डिग्री टेम्परेचर पे लेके गए हम उन गैसेस को, और सर्विक्स एरिया के चारों तरफ स्पिल कर दी हमने वे गैसेस। उसने क्या किया, उन गैसेस ने, उस लिक्विडिफाइड गैसेस ने उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, नेक्रोटाइज कर दिया और उस एरिया को हमने बाहर निकाल दिया। ये होती है क्रायो सर्जरी। इसका बेनिफिट है एक कम इन्वेजिव टेक्निक होती है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है, मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि इसके अंदर होता है क्रायो सर्जरी करने के बाद पेशेंट को हैवी वाटरी डिस्चार्ज आता है काफी टाइम तक। बस ये है क्रायो सर्जरी। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोब इज इंसर्टेड। सबसे पहले तो प्रोब को इंसर्ट करते हैं और फ्रीज अराउंड टिश्यू, उस टिश्यू के अराउंड फ्रीजिंग लिक्विड गैसेस को डाल देते हैं। उसके बाद इन गैसेस के डालने की वजह से क्या होता है वहां पे, इट कोज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, जिससे उस टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाता है। इट कोज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। जो क्रायो सर्जरी के अंदर जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो होता है
-196 डिग्री सेल्सियस। तो इतने कम टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड आपके टिश्यू पे पड़ेगा, उस टिश्यू को तुरंत नेक्रोटाइज कर देगा, ठीक है। या अगर फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो -320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये टेम्परेचर होता है उन गैसेज का जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, नेक्रोसिस। और इसके अंदर कौन सी गैसेज को यूज कर देते हैं, गैस यूज्ड, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, ठीक है। उसके बाद आर्गन, एक गैस होती है आर्गन। उसके बाद निट्रस ऑक्साइड। इन 3 गैसेस का ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, इन 3 गैसेस को बिल्कुल -196 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, कूल करेंगे, और उसके बाद स्पिल कर देंगे सर्विक्स के पास। सर्विक्स के जहां जहां पे ये गैसेस पड़ेंगे उस एरिया को तुरंत नेक्रोटाइज कर देंगे, ठीक है। जिससे अपनी ये हो जाती है अपनी क्रायो सर्जरी, ठीक है। अब इस क्रायो सर्जरी का इफेक्ट की बात करते हैं। इस क्रायो सर्जरी का क्या इफेक्ट होता है, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, हैवी वाटरी डिस्चार्ज होता है फीमेल के अंदर, हैवी वाटरी डिस्चार्ज फॉर सेवरल वीक्स। इज नॉर्मल, ये नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज नॉट ए साइड इफेक्ट, ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड इफेक्ट, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड इफेक्ट होता है क्रायो सर्जरी के अंदर। तो ये थी आपकी क्रायो सर्जरी। अब बात करते हैं एसिड। अब सर्वाइकल कैंसर और ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, तो अपने को थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर तीसरा इन्वेजिव प्रोसीजर होएगा कोनाइजेशन। इसका तीसरे का नाम है कोनाइजेशन, ठीक है। अब कोनाइजेशन क्या होता है देखते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या करना है, जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स के अंदर से कोन शेप पार्ट को ऐसे कट करके बाहर निकाल लेना है, ठीक है। वो तब करते हैं, सपोज करो यहाँ पे ट्यूमर है, इस वाले एरिया में ट्यूमर है, इधर ट्यूमर है, इधर ट्यूमर है, ठीक है। इस सारे एरिया में कहीं भी ट्यूमर है ना, तो हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर हम कोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ब्लेड से ऐसे कट करके कोन शेप पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। दिस इज कोनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लेते हैं रिमूवल ऑफ कोन शेप्ड एरिया ऑफ सर्विक्स, रिमूवल ऑफ कोन शेप्ड एरिया ऑफ सर्विक्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ कोन शेप्ड एरिया ऑफ सर्विक्स, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, हमने केवल सर्विक्स को निकाला है, हमने यूट्रस को टच नहीं किया। तो कोनाइजेशन करने के बाद भी स्टिल वोमेन कैन कंसीव, वोमेन अभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है, वोमेन की रिप्रोडक्टिव पावर को अभी भी हमने टच नहीं किया, ठीक है। आफ्टर कोनाइजेशन फीमेल कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये है इसका बेनिफिट, वोमेन still have ability to reproduce. Women still have ability to reproduce, ठीक है। लेकिन ये अपने साथ कुछ रिस्क भी लेके आता है। इसके अंदर रिस्क क्या क्या है, तो देखो, रिस्क है सबसे पहले हेमरेज का, सेकंड, जब फीमेल प्रेग्नेंट होएगी तो यहाँ पे यूट्राइन प्रोलैप्स का काफी ज्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। तो क्या होएगा, यहाँ पे रिस्क होएगा हेमरेज प्लस यूट्राइन प्रोलैप्स का। ये है आपका
कोनाइजेशन, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आता है 3 हो गए। उसके बाद हम आते हैं और ज्यादा इन्वेजिव टेक्निक की तरफ, ठीक है, और ज्यादा और बड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर की ओर। ये कौन सा था? थर्ड। अब बात करते हैं फोर्थ, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे सबसे। अब हम क्या करेंगे, अब अभी तक हमने क्या किया है, केवल सर्विक्स को निकाला है। अब क्या हुआ है, कैंसर है वो स्प्रेड होके यूट्रस को भी उसने अपने आप इन्वेड कर दिया है, ठीक है, तो यूट्रस भी अफेक्ट हो चुका है। तो यूट्रस को भी अब क्या करना, हमने सर्विक्स को तो निकालना ही निकालना है, साथ में अपने को यूट्रस को भी निकालना है। तो यूट्रस को निकालेंगे तो सबसे पहला यूट्रस को निकालना किस नाम से जाना जाता है? हिस्टेरेक्टमी। हमने क्या करना है अब है हिस्टेरेक्टमी, यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है, हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। हिस्टेरेक्टमी भी 2 टाइप की हो सकती है। यहां पे हिस्टेरेक्टमी हम कर सकते हैं या तो पार्शियल कर लो या टोटल कर लो, या तो पार्शियल हिस्टेरेक्टमी कर लो या टोटल हिस्टेरेक्टमी कर लो, डिपेंड अपॉन द साइट, किस साइट तक कैंसर पहुंचा है। अगर केवल लोअर एरिया के अंदर है तो पार्शियल कर सकते हैं, लेकिन अपर एरिया तक अगर कैंसर स्प्रेड हो चुका है तो हम क्या करेंगे, टोटल हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, पार्शियल भी और टोटल भी, ठीक है। इसके अंदर जो हिस्टेरेक्टमी होती है हमेशा वेजाइनल अप्रोच यूज की जाती है। वाया वेजाइनल हम यूट्रस को निकाल लेंगे, ठीक है, वेजाइनल अप्रोच इज प्रेफर्ड, ठीक है। हमने क्या करा, वाया वेजाइना यूट्रस को निकालना है। वैसे हम एब्डोमिनल भी निकाल सकते हैं, लेकिन वाजाइनल अप्रोच को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि इसके अंदर लेसर साइड इफेक्ट होते हैं और बेटर प्रोग्नोसिस होता है ठीक है। इसके अंदर अब बात करते हैं इसके अंदर प्री ऑपरेटिव। तो भाई प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट तो यही है कि पहले ये चेक करो कि भाई इस यूट्रस निकालना है कि फैमिली कंप्लीट है या नहीं है, और पोस्ट ऑप सारा टीचिंग कर देना है, पे फीमेल को टीच करना है भाई। उसके बाद ये चीज़ें होएगा, आपके आगे ये रिस्क है, आप कंसीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर बात करते हैं पोस्ट ऑप, ठीक है। पोस्ट ऑप मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट। यूट्रस निकालने के बाद पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले अपने को भाई वाइटल्स मॉनिटर करते रहने पेशेंट के। उसके बाद पेशेंट का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करते रहना कि वो रिस्क पे ना आए। पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे देना है, ठीक है। पेशेंट को अर्ली जल्दी से जल्दी एम्बुलेट करना है, यानी पेशेंट को बेड से खड़ा करना, बेड आउट करना है, ठीक है। पेशेंट को बेड से खड़ा करना है। उसके बाद पेशेंट को मेक श्योर करना है कि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना होए। इसके लिए पेशेंट को अच्छे से एक्सरसाइज करवानी है, पैरों की एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है तो स्टोकिंग्स डलवानी है, ठीक है। स्टोकिंग्स नहीं है तो डीवीटी स्टोकिंग्स अलग से पंप आता है, डीवीटी पंप लगवा दो, ठीक है। पेशेंट को इपेरिन देते रहो एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेजिडेंट, ठीक है। पेशेंट को लंग कोलैप्स ना हो, इसके लिए डीप ब्रीथिंग, हपिंग, कफिंग एक्सरसाइज पेशेंट की कराते रहना है। ये सभी अपने को नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लेते हैं जो चीज मैंने बताई। सबसे पहले तो मॉनिटर करते रहना वाइटल्स, और मॉनिटर करते रहना अपने को इनटेक आउटपुट, पेशेंट का इनटेक आउटपुट, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मॉनिटर करना है, वेजाइनल ब्लीडिंग, मॉनिटर फॉर वेजाइनल ब्लीडिंग। किसी पेशेंट की हिस्टेक्टमी हुई है तो उसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग मॉनिटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होएगी तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, ठीक है।
तो मॉनिटर फॉर वेजाइनल ब्लीडिंग। अब कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने ना पैड अप्लाई करते हैं वेजाइना पे, ठीक है। तो अगर इफ मोर देन 1 पैड पर आवर, ठीक है, अगर पेशेंट सोक्ड, अगर किसी फीमेल के अंदर एक पैड 1 घंटे के अंदर सोक हो रहा है, एक से भी ज्यादा, 1 घंटे के अंदर 1 से ज्यादा पैड सोक हो रहे हैं ब्लड के अंदर, तो ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट हैवी ब्लीडिंग। हमने क्या करना, वेजाइनल ब्लीडिंग मॉनिटर करनी है, उसके लिए क्या करना है, पैड अप्लाई करने हैं वेजाइना पे। अगर किसी फीमेल के अंदर 1 घंटे के अंदर 1 से ज्यादा पैड सोक हो रहे हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग है, और इसके लिए हमने क्या करना है, तुरंत HCP को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। इट इंडिकेट हैवी ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद और नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्राई टू अर्ली एम्बुलेट, पेशेंट को जल्दी जल्दी खड़ा करना है अपने को बेड पे से, यानी बेड आउट करना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कैसे कर सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट, अप्लाई स्टोकिंग अप्लाई कर सकते हैं, या DVT पंप अप्लाई कर सकते हैं। DVT पंप अप्लाई कर सकते हैं, या हेपरिन दे सकते हैं एज पर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। हेपरिन हमने अपनी मर्जी से नहीं देनी है, डॉक्टर बोलेगा तो हमने देनी है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को कर देनी है। उसके बाद पेशेंट को लंग्स कोलैप्स से बचाना है, तो उससे क्या करना है, पेशेंट की डीप ब्रीथिंग, कफिंग एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। डीप ब्रीथिंग कफिंग एक्सरसाइज पेशेंट की करा लेनी है, ठीक है, ये चीज। और अपने को क्या करना है, इंसीजन साइट को असेस करते रहना है। अगर इंसीजन लगा है तो अपने को क्या करना, असेस फॉर इंसीजन साइट, कि वहां इंसीजन साइट पे कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई रेडनेस, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। क्या असेस करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो रेडनेस करो चेक, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है वो चेक करो, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वो चेक करो, ठीक है। और साइट क्लीन है या नहीं वो चेक करो, ठीक है। और इन्फेक्शन हमेशा सर्जरी के विदिन 30 डेज हो ही जाता है, तो 30 डेज तक अगर कोई इंसीजन पे इन्फेक्शन नहीं होता है तो पेशेंट को चांसेस है कि आगे भी नहीं होएगा, ठीक है। तो अगर फिर हमने क्या कर सकते हैं, साथ में इंसीजन साइट को वॉश करते रहो, वॉश रेगुलरली, ठीक है। इंसीजन साइट को रेगुलरली वॉश करते रहे। वॉश का मतलब ये नहीं साबुन पानी से धोगे, सबसे पहले हम बेटाडीन से वॉश करें, ठीक है। बेटाडीन में कौन सा, 5% वाला, और उसके बाद नॉर्मल NS से क्लीन करके उसको ड्राई कर दे, ठीक है। गीला नहीं छोड़ना है, ठीक है। वॉश करो पहले बेटाडीन से, और फिर NS से क्लीन करके उसको छोड़ दे, सुखा के छोड़ दे, ठीक है, ये चीज। उसके बाद इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, अपने को नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर और क्या करना है, जिस पेशेंट की हिस्टेक्टमी होती है उसके अंदर स्टेयर्स क्लाइंबिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना अपने को, लिमिट स्टेयर्स क्लाइंबिंग, पेशेंट के अंदर स्टेयर्स क्लाइंबिंग को लिमिट करना है, कब तक, फॉर 1 मंथ, क्योंकि पेशेंट के अंदर रिस्क है हेमरेज होने का।
स्टेयर्स क्लाइंब करेगा तो पेल्विक एरिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो पेशेंट को हेमरेज स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ पेशेंट अवॉइड करे टब बाथ भी। टब बाथ भी अवॉइड करे, टब के अंदर पानी भर के नहाने की बजाय नॉर्मली बकेट वाटर यूज कर ले। ठीक है, उसके बाद अवॉइड करना है हिस्टेक्टमी वाले पेशेंट के अंदर वेट लिफ्टिंग, ज्यादा वेट ना उठाए। कितना? मोर देन 20 पाउंड। ठीक है, 20 पाउंड मतलब 11-12 किलो से ज्यादा वजन ना उठाए। ठीक है, कोई भी फीमेल जिसकी हिस्टेक्टमी हुई है, और जिसकी भी हिस्टेक्टमी हुई है उस पेशेंट को अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जिस भी फीमेल की हिस्टेक्टमी हुई है उसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है जब तक कि पेशेंट का पेल्विक एरिया कंप्लीटली हील नहीं हो जाए। तो अवॉइड करना है 3 से लेके 6 वीक्स तक। ठीक है, 3 से लेके 6 वीक तक सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। ठीक है, 3 to 6 वीक। इसके अंदर हाईलाइट चीजें करने वाली है। ये सभी है इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, हिस्टेक्टमी होगी। उसके बाद अगला प्रोसीजर है, कौन सा था? हिस्टेक्टमी डी। ई प्रोसीजर है। यहां पे हम कर सकते हैं मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी। मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी, इसके अंदर क्या करते हैं हम? ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पेल्विक एरिया के पार्ट को निकाल देना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ, क्या क्या चीजें निकालनी है बस वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यूट्रस को निकालो। ये हम तब करते हैं जब कैंसर काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है आसपास के एरिया के अंदर। ठीक है, यूट्रस को निकाल दो। उसके बाद साथ में सर्विक्स को तो निकालना ही है। सर्विक्स को निकाल दो। अपर पार्ट ऑफ वेजाइना को निकाल दो। अपर पार्ट ऑफ वेजाइना को निकाल दो। कुछ लिगामेंट्स को निकाल दो। ठीक है, कुछ टिश्यूज को निकाल दो जो भी आसपास के हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी, यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, लिगामेंट एंड टिश्यूज। इन सभी चीज को निकाल देते हैं और मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी को ही जाना जाता है। इस प्रोसीजर को और एक नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज वेर्थम हिस्टेक्टमी। WEIRTHEM, वेर्थम हिस्टेक्टमी। वेर्थम एक डॉक्टर था जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ठीक है, वेर्थम हिस्टेक्टमी। उसके बाद एक और प्रोसीजर होता है, काफी ज्यादा प्रोसीजर इसके अंदर।
एफ मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी के बाद पेल्विक एक्सेंट्रेशन, पेल्विक एक्सेंट्रेशन। पेल्विक एक्सेंट्रेशन के अंदर क्या करते हैं भाई, जो भी पेल्विक के अंदर जितने भी ऑर्गन है ना, जितने भी आपको ऑर्गन दिखते हैं ना, वो चाहे वेजाइना हो, यूट्रस हो, ब्लैडर हो, कोलोन हो, हर पार्ट को बाहर निकाल दो। ये बिल्कुल लेटर स्टेजेस के अंदर करा जाता है, जब कैंसर ने सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स से शुरू होकर आसपास के जितने भी ऑर्गन्स है सबको इन्वेड कर चुका होता है। ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं रिमूवल ऑफ all pelvic contents, removal of all pelvic contents include bowel, vagina, uterus, cervix, ठीक है, bladder, ओवरी, ठीक है, ब्लैडर, ओवरी, यूट्रस, सभी के सभी को रिमूव कर दिया। ये चीज, ये है आपका पेल्विक एक्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पेल्विक एक्सेंट्रेशन करने के बाद एक तो कोलोस्टमी कर दो और एक इलियोस्टमी भी कर दो। ठीक है, कोलोस्टमी कर सकते हैं, इलियोस्टमी भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्या क्या चीजें हमने रिमूव करी है। और हमने क्या करना है यहाँ पे, एक तो बाउल के निकलने का रास्ता बनाना है और एक यूरिन के निकलने का भी रास्ता बनाना है। क्योंकि बाउल हमने रिमूव कर दी, यूरिन के लिए हमने ब्लैडर रिमूव कर दिया, तो बाउल को निकालने के लिए हम या तो कोलोस्टमी कर दो या हम इलियोस्टमी कर दो। और यूरिन को निकालने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम होता है इलियल कॉन्ड्यूइट। ये इलियल कॉन्ड्यूइट हम नेक्स्ट जो भी क्लासेस आएंगे जहां पे आएगा ना, वहां पे स्पेसिफिकली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इलियल कॉन्ड्यूइट कर देते हैं हम। ठीक है, ओके, यूरिन उस तरीके से निकल जाएगा। एक छोटा सा और बीच में रह गया, बस पेज ही खत्म हो गए जी, बस नाम देख लो। इसका नाम है हिस्टेरोसेल्फिंजोओफेरेक्टमी। हिस्टेरोसेल्फिंजोओफेरेक्टमी, हिस्टेरो मतलब यूट्रस को निकाल दिया, एक्टमी का मतलब होता है रिमूव करना, हिस्टेरो मतलब यूट्रस को निकाल दिया, हिस्टेरो का मतलब होता है यूट्रस को निकाल दिया, सेल्फिंजो मतलब फ्लोपियन ट्यूब को निकाल दिया, ओफेरेक्टमी मतलब साथ में ओवरीज को भी निकाल दिया। इन सभी चीजों को निकाल देना, इसको बोलते हैं हिस्टेरोसेल्फिंजोओफेरेक्टमी। ये था आपका क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।